देखो बच्चों, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 12 से पहले लेक्चर नंबर 11 का जो लास्ट हमने कंप्लीट किया था, उसमें हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन का कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स को समझा था। उसका मैं प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैं करा चुका हूँ उसको मैं समझाता हूँ। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सपोज दैट हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन है, यानी मैं ब्रोमिनेशन करवा लेता हूँ, यहाँ पे Br2 डाला है और यहाँ पे HNO अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड जनरेट होते हैं। यानी यहाँ पर Br यहाँ पर कुछ जुड़ जाएगा और दूसरा Br आपका यहाँ पर कुछ जुड़ जाएगा। ये A पार्ट होगा और ये B पार्ट होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, तो ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो अगर मैं बात करूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, तो मैंने आप लोगों को इसका मैकेनिज़्म समझाया था कि इसके मैकेनिज़्म में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि ये मैकेनिज़्म किस मैकेनिज़्म के थ्रू जाता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू जाता है। और फ्री रेडिकल आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और एक यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। कुछ बच्चे इस तरीके से भी सोच सकते हैं, मगर आप ये देखेंगे कि अगर मैं फर्स्ट ले लूँ और इसको मैं सेकंड ले लूँ तो ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे ही फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ये दोनों को लेने की बजाय हम एक ही यहाँ पे लेना प्रेफर करते हैं, दोनों क्योंकि सेम ही हैं तो हम लोग यहाँ पे दोनों में से किसी एक को ही ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर होने क्या वाला है। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूँ और इसको मैं सेकंड ले लूँ तो यहाँ पे दो टाइप के रेडिकल यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो ये डिसाइड करेगा इसका ये वाला रेडिकल। यहाँ पे दो टाइप के रेडिकल आप लोगों ने बनाने ले हैं जो आपके पास बन सकते हैं, जो पॉसिबल रेडिकल्स हैं। और जो रेडिकल मोर स्टेबल होगा, किससे मोर स्टेबल होगा किससे, बाई हाइपर कॉन्जुकेशन से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला कंपाउंड ज़्यादा प्रेफर होगा या उसकी साइड रिएक्शन ज़्यादा जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर हो जाएंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले में है। और इस वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। मैंने ये आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना बता दिया था कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कैसे देखेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, क्योंकि जितने ज़्यादा जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी मेजर कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, मेजर कंपाउंड आपका हो जाएगा ए वाला और बी वाला हो जाएगा आपका माइनर कंपाउंड। ये तो थी प्रीवियस लेक्चर्स की बातें। क्या इतनी बात आप लोगों की समझ में आ चुकी हैं? होपफुली आ चुकी होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आज की क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं और आज देखते हैं क्या हम लोगों को समझना है। आज सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हम लोग लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस कर चुके थे। अब होगा क्या, थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने समझना है रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है? तो पहला रोल क्या आता है? पहला रोल आता है स्टेबिलिटी का। हम एल्कीन के अंदर अगर स्टेबिलिटी कंपेयर कराते हैं तो वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से निकलकर आती है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कंपेयर करा लेते हैं। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो दूसरी बात हो जाती है, वो होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तीसरी बात अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो तीसरी होती है
रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। और चौथी बात अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो चौथी बात जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इफेक्ट करते हैं वो होती है साइट सिलेक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में साइट का सिलेक्शन करना। तो एक एक करके हम इन बातों को समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। इन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लूँ CH3 C डबल बॉन्ड C, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लेता हूँ बच्चों तो होगा क्या। देखिए, C इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल थे और इन p ऑर्बिटल ने आपस में क्या कर रखी है, ओवरलैपिंग कर रखी है, जिसके थ्रू इनका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर यहाँ पे रखेगा और यहाँ पे रखेगा तो आपका हाइड्रोजन कार्बन इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अगर अधिक बनेंगे तो उतनी ज़्यादा क्या आएगी, उतनी ज़्यादा आएगी स्टेबिलिटी। किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर। अच्छा, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा और कम डिसाइड कौन करेगा? इस हाइपर कॉन्जुगेशन का कम और ज़्यादा डिसाइड करेगा अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं? जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। अल्फा कार्बन कौन होता है? जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। और फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को। यानी इस एल्कीन से, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ये होता है आपका अल्फा कार्बन। इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ, मैं आपसे सिंपली एक बात कहूँ कि एल्कीन से जितने ज़्यादा आपके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होंगे, यानी जितने ज़्यादा CH3 आपके यहाँ पे जुड़े होंगे, ये एल्कीन उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। या फिर मैं यहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट कह सकता हूँ। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या कहा जा सकता है? अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन more substituted alkene is more stable। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब मैं बता चुका हूँ, मैं आपको ये बातें समझा चुका हूँ कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स दिखाएगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कराने के लिए आपको दूं, तो मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं, फर्स्ट मैं ले लूं ए ले लूं मैं इस एल्कीन को, बी ले लूं मैं कुछ इस तरीके की एल्कीन को, सी ले लूं मैं आपका कुछ इस तरीके की एल्कीन, एक मिनट, सी कुछ आपकी आ जाएगी इस तरीके की एल्कीन, डी आपकी आ जाएगी कुछ इस तरीके की एल्कीन, और ई कुछ आपकी आ जाएगी कुछ इस तरीके की एल्कीन। तो अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो आप देखेंगे ई सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, और ये बीचों बीच में है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन। डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। यानी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। मैं आपको फिर भी एक बेसिक बात क्लियर कर दूं, ये डबल बॉन्ड होता है, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काउंट होगा यहाँ पे, इससे जुड़ा हुआ कार्बन होगा अल्फा कार्बन।
और कार्बन के पास जितने बॉन्ड उसने बना लिए, अदरवाइज उसके साथ में कौन जुड़ा आप लोग समझेंगे, हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं BLN नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कार्बन ने जितने बॉन्ड बना रखे हैं उसके अलावा जो बॉन्ड बचेंगे उसको हमने हाइड्रोजन से पूरा करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कितने हाइड्रोजन आ गए, 12 हाइड्रोजन हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया। अब मैं अगर डी कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे आपका एक ये ग्रुप और यहाँ पे कुछ नहीं। देखो यहाँ पे भी कार्बन होगा, ये वाली पोजीशन पे भी कार्बन होगा, तो इसका मतलब इस पे एक हाइड्रोजन पक्का होगा क्योंकि इसने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना चुका है और चौथा हाइड्रोजन पक्का यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन ही होगा। तो मैं आपसे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के बारे में पूछ रहा हूँ, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन, उनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बन ने एक बॉन्ड बना चुका है, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे होंगे, 3 इस पे होंगे और 3 इस पे होंगे। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन वही होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किस पे, अल्फा हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे E वाला सबसे ज़्यादा, फिर D वाला, फिर C वाला, फिर B वाला और फिर A वाला। तो ये स्टेबिलिटी का आपके पास ऑर्डर इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके का कंपाउंड रखूं, इस तरीके का कुछ कंपाउंड मैं आप लोगों के सामने रखूं, यहाँ पे मैं रख दूँ, यहाँ पर मैं रख दूँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक CH3 होगा, बी कुछ इस तरीके से मैं आप सबके सामने रख दूं, बी कंपाउंड कुछ इस तरीके से आप सबके सामने होगा, और सी कंपाउंड कुछ आप सबके सामने कुछ इस तरीके से मैं रख रहा हूं। तो ए, बी और सी में से मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा तो कैसे ए बी सी की स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बन ने 1, 2 और 3 बॉन्ड बना चुका है, यानी इस पे एक ही हाइड्रोजन बचा होगा, और इस कार्बन ने 1 और 2 बॉन्ड बना लिए हैं, इसका मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी सी वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। बी वाले का ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन ये है और ये है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन डिस्कस करें तो 1, 2 अल्फा हाइड्रोजन कुछ ये हैं और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन देखो एक ये है, तो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड से देखिए कौन कौन से हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। डबल बॉन्ड से एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन देखिए 3, 4, 5, 6, 7 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास ए वाले कंपाउंड में है। तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट कंपाउंड में आप लोगों के सामने लिखूं तो मैं कुछ फ्यूज्ड कंपाउंड आप लोगों के सामने रखता हूं। देखिए ये कुछ फ्यूज्ड कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बेंजीन रिंग, फिर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरी रिंग से, बेंजीन रिंग जैसी, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है ये, और यहाँ पे तीसरा मैं फ्यूज्ड रिंग कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने रख दूँ तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये कुछ सी हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होंगे, डबल बॉन्ड। देखिए डायरेक्ट मैंने जितना समझाना था समझा चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूँगा। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 इधर, 2 इधर और 1 इधर, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे।
और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोगों के सामने हमको प्रेजेंट मिलेंगे, यानी सी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी वाला, फिर ए वाला। तो ये सी बी ए इसका कुछ इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट कंपाउंड को डिस्कस करूँ आप लोगों के सामने, तो अगर मैं इस तरीके का कोई एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड रख लेते हैं, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ओ ले लिया, दूसरा मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दी, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ओ ले लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी हूँ, और फिर बेंजीन रिंग ले लूँ और यहाँ पे मैं फिर 5 मेंबर रिंग रख लूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रखूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दूँ। ए, बी और सी में से मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कराऊँ तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन देखिए, एक ये वाला है और एक ये वाला है, पर इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इस वाले के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसके पास देखते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और सी वाले में हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, और आपका यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो बी वाला सबसे ज़्यादा, फिर सी वाला, फिर ए वाला, तो बी सी ए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। तो शायद मेरी इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद मैं अगर अगले टॉपिक के ऊपर चलूँ तो अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने आप में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिज हाइड्रोकार्बन्स की। तो ब्रिज हाइड्रोकार्बन्स आखिर होते क्या हैं? ब्रिज हाइड्रोकार्बन्स की बातें अगर हम लोग करें तो किसे हम ब्रिज हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे? फ्यूज्ड रिंग, स्पाइरो रिंग, कौन से ब्रिज हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगे? तो मैं आपको पहले बताऊं तो रिंग कितने टाइप की हो सकती है आप लोगों के पास। यहाँ पे एक तो ये इस तरीके के आपको कई बार रिंग देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग, जो 2 कार्बन आपस में शेयर करे। 2 कार्बन की शेयरिंग से अगर जो बॉन्डिंग हो रही होगी, 2 कार्बन की शेयरिंग यहाँ पे हो रही है, तो ये फ्यूज्ड रिंग है। दूसरी स्पाइरो की बात करो तो स्पाइरो कैसे हो सकती है? स्पाइरो आपकी इस तरीके की रिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक से ही कनेक्टेड हैं। तो 1 कार्बन से जब कनेक्ट कोई रिंग होंगी तो ये हो जाएंगी आपकी स्पाइरो रिंग, ये स्पाइरो रिंग हो जाएंगी। अब मुझे ब्रिज की बात करनी है, तो ब्रिज किसे कहते हैं? ब्रिज कार्बन आपके आते हैं कुछ इस तरीके से। ब्रिज कार्बन का मतलब यहाँ पर मैं अगर आपको इसको लिखूं, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए ये सिंपली, पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे मैं इस ब्रिज को हटा देता हूं, यहाँ पे इस ब्रिज को हटा देते हैं, और यहाँ पे सिंपल मैं ये साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो ये दोनों ए और बी एक जैसे हैं, एक ही कंपाउंड है ए और बी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोगों ने ये लिख दिया है। अगर मैं ब्रिज कार्बन की बात करूं, यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, तो अगर मैं ब्रिज कंपाउंड की बात करूं तो ब्रिज कंपाउंड किस तरीके से हो जाएगा? ब्रिज के गोकुल का ब्रिज कैसे होगा? देखिए कैसे होगा ब्रिज कैसे होगा? जब एक ही रिंग के अंदर एक कार्बन एटम इस तरीके से कुछ कनेक्टेड दिखाई दे तो यही आपका ब्रिज होता है। इसी को आप लोग बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड्स। इस कंपाउंड को मैं कैसे बना सकता हूँ? इस कंपाउंड को मैं
इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये साइक्लोहेक्सेन तो सेम है, यहाँ पे ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, तो इस कार्बन एटम को हम इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं। ये होता है आपका ब्रिज एटम, ब्रिज कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ब्रिज कंपाउंड बोल सकते हैं। अगला मैं बात करूं, अगला किस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड, चलिए ये तो बना चुके हैं, अगर मैं इस तरीके का कंपाउंड आप लोगों के सामने रखूं तो यहाँ पे देखिए दो कार्बन आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग हमारे सामने दो कंपाउंड आ चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, यहाँ पर ये रिंग इस तरीके से बन जाएगी और इस तरीके से ये कुछ कंपाउंड हो जाएगा। तो ये सारे ये ब्रिज कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये ब्रिज कंपाउंड्स हैं। ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये सारे ब्रिज कंपाउंड आप लोगों के सामने होते हैं, ठीक है, ये आपके ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं, ब्रिज कंपाउंड। हमको समझना क्या है, हमको समझना है इनकी स्टेबिलिटी, कैसे ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को मात देते हैं, कैसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को हिला के रख देते हैं। जहाँ पे आपको कुछ को हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करना है, कुछ अल्फा हाइड्रोजन को आपको इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट करना है, कुछ को नहीं करना है। अब यही हमको समझना है किन को हमको अल्फा हाइड्रोजन में काउंट करना होता है और किन को नहीं करना होता है। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, अगर मैं इस ब्रिज कंपाउंड की बात करूं, इस ब्रिज कंपाउंड की मैं आप लोगों के सामने चर्चाएं करूं, तो ये वाला कार्बन अगर आप देखेंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इस कार्बन ने स्टेरिक नंबर मेथड से अगर हम लोग चलें तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो स्टेरिक नंबर कहता है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और लोन पेयर काउंट करो, वो आपका स्टेरिक नंबर आ जाएगा। लोन पेयर कार्बन के पास है नहीं। बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड काउंट हो चुके हैं, लोन पेयर 0 है। तो स्टेरिक नंबर 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का आ चुका है। इसका sp3 है, इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसका भी sp3 ही होगा। और sp3 जब हो जाता है बच्चों, इस कंपाउंड का यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब आ जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, तो आपको पता है कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। और 109 डिग्री 28 मिनट में यहाँ पर ये स्टेबल रहता है, मगर थोड़ा इसको यहाँ पे स्ट्रेन महसूस होने लग जाता है, स्ट्रेन महसूस होने लग जाता है, यानी यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की कंडीशनें बनने लग जाती हैं। इसका मतलब अगर मैंने इससे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल और बढ़ाया, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल इतने में फिक्स है, अगर मैं कुछ और कंपाउंड लाऊं, मतलब बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा खुलेगा नहीं, और कंपाउंड आप ले आए कि जो उससे भी ज़्यादा बॉन्ड एंगल रखता हो, तो वो तो कंडीशन अनस्टेबिलिटी की आ जाएगी। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा पाप करूँ और थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डाल के इसको sp2 कार्बन एटम बनाने की सोचूं, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, इसको या फिर इसको, दोनों में से मैं किसी को sp2 बनाने की कोशिश करूं। एंगल स्ट्रेन किस में है, एंगल स्ट्रेन यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पर भी कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, और यहाँ पर भी कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। एंगल स्ट्रेन है आपका यहाँ पर, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर sp2 बनाने की कोशिश करूँ, sp2 बनाने की कोशिश अगर मैं करूँ, तो sp2 की कंडीशन है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ब्रिज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन sp2 की हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इस वाले कार्बन पे और यहाँ पे ब्रिज हो जाए, इस पे हो जाए, या फिर या तो इस पे का पॉजिटिव चार्ज या तो इस पे। बात एक ही है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही कार्बन एटम है, दोनों में से किसी एक पर भी पॉजिटिव चार्ज sp2 की कंडीशन है। तो sp2 जब हो जाएगा बच्चों, तो sp2 को रहने के लिए चाहिए होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और sp को रहने के लिए चाहिए होता है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अब आप खुद सोचिए,
जब यहाँ पे sp3 था ही, तो sp3 चाहता था अपने को 109 डिग्री 28 मिनट में रखना, 109 में रखना चाहता था। अब 10 में रहने के लिए sp3 चाहता 109 है, पर यहाँ पे ये अकड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे फिक्स है, और ये फिक्स बॉन्ड एंगल है। तो यहाँ पे जैसे आपका कोई ऐसा कंपाउंड आ जाएगा जो इस फिक्स से ऊपर बॉन्ड एंगल रखने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेन की कंडीशनें स्टार्ट हो जाती हैं। यानी जब 109 वाला ही स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा, तो आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना कम है तो sp2 वाला आएगा, तो sp2 वाले को चाहिए 120 डिग्री रहने के लिए। अरे जब 109 ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बॉन्ड अगर और खुलने की कोशिश करेगा तो स्ट्रेन और बढ़ेगा, स्ट्रेन और बढ़ेगा, और स्ट्रेन और बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी आनी लाजमी है, अनस्टेबिलिटी आनी लाजमी है। अनस्टेबिलिटी को कोई नहीं रोक सकता, अनस्टेबिलिटी आएगी आएगी। यानी ब्रिज कंपाउंड अगर sp2 हो जाए, ब्रिज कार्बन अगर sp2 हो जाए, तो वहाँ पे कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। और ये मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि यहाँ पर ब्रिज में sp3 होता है, और sp3 होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे सपोज दैट कोई बॉन्ड एंगल ऐसा है, और इस बॉन्ड एंगल में आपने sp3 एटम रख दिया। sp3 चाहता है 109 डिग्री में रहना, उसको उतना एरिया चाहिए, और वो एरिया पूरा उसके लिए नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेन इसी में आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब इसी में आना स्टार्ट हो जाता है, सपोज दैट दूसरा बारी में इसको मैं फिक्स रखूं, और यहाँ पे आपने sp2 भेज दिया, तो वो चाहेगा 120, वो चाहेगा, उसकी ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा हैं, और उसको मिल बहुत कम एंगल रहा है, बहुत लेस एंगल मिल रहा है, तो स्ट्रेन यहाँ पे और बढ़ेगा, और आप सपोज दैट sp3 रख देते तो तबाह ही हो जाता। तबाह तो sp2 में भी हो जाता है, पर ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता। sp रख देते तो ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता। sp रखने से क्या होता, sp रखने से यहाँ पर आप जानते हैं, sp रखने से sp चाहता है 180 रहना, और यहाँ पर चाहता है इसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ये फिक्स है, और फिक्स है तो यहाँ पर ख्वाहिश से ज़्यादा मिला कम, स्ट्रेन बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई कन्या है और उसको शादी करनी है, और उसकी ख्वाहिशें सपोज दैट एक 26K कमाने वाले लड़के से की हैं, और अगर उसको 24K वाला मिल जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यानी ये कंडीशन है sp3 की, कि sp3 में भी स्ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, पर इतनी दिक्कतें नहीं आती, वो चल जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। मगर sp2 की कंडीशन में समझाऊं तो अगर कोई कन्या है जिसकी ख्वाहिश है 2 लाख पर मंथ वाले की, और उसको मिल जाए 2K पर मंथ वाला, तो यहाँ पर उसकी ख्वाहिशें कुछ और थी, मिला उसको बहुत कम, तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। तो वही बात यहाँ पे sp2 के आने से हो जाएगी, क्योंकि sp2 चाहता है 120 में रहना, और बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम है, तो एंगल कम हो जाएगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम लोग ओवरऑल बात को समझें तो यहाँ पे ब्रिज कार्बन पे किसी भी हालत में यहाँ पे sp2 नहीं रहेगा, और sp2 की दो ही कंडीशनें आप लोगों के सामने हैं। एक तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, आएगा तो अनस्टेबल होगा, या सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज पहले तो आ नहीं सकता, और आ गया तो अनस्टेबल होगा। तो इसको समझ के हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। स्टेबिलिटी इसमें कंपेयर करनी है, और स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए, इसको P मान लेते हैं, ये कुछ कंपाउंड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, Q कुछ इस तरीके से दिया है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है,
और आर ले लेते हैं। आर कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखिए, ये तो बेटा यहाँ पर ब्रिज कार्बन पर sp2 आ गया है, और sp2 मतलब लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन क्यू वाले को समझते हैं। अब क्यू वाले पे क्या होगा, ये अनस्टेबल नहीं है, ये भले sp2 है पर ये अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे आने पे एंगल स्ट्रेन हो रहा था, यहाँ पर आने पे एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, यहाँ पे इसको 120 डिग्री आसानी से मिल जाएगा, ये स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। अब देखेंगे, इसको हम फंक्शनल ग्रुप मान के चल रहे थे, इसके से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। आपको दिख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, पर यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब मैं इसकी बात करूँ, इस वाले थर्ड वाले में मैं इसको अभी डिस्कस करूँगा क्यू वाले को। देखना, अब मैं पहले आर वाले की बात करता हूँ। आर वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन ये वाला होगा। देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये भी कार्बन है और ये वाला भी कार्बन एटम है। तो इनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके पास होंगे। पर इसके पास 3 क्यों नहीं होंगे? क्यू वाले के पास अगर मैं चलूँ 3 क्यों नहीं होंगे, आइए समझते हैं। मैं इस स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। इस स्लाइड को मैं समझाने का प्रयास आप लोगों के साथ में करता हूँ। देखिए होगा क्या, पहला वाला तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, पी वाला मैंने लीस्ट स्टेबल रख लिया। अब देखिए क्यू वाले की बात मैं करता हूँ। क्यू वाले में क्या होगा, क्यू वाले में कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। देखिए, जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कौन से काउंट होते हैं? जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन में काउंट हो रहे हैं। मगर होगा क्या, देखिए इस वाले की मैं अगर बात करूं तो इस वाले में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे थे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे था, और यहाँ पे ब्रिज और यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों, ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। मगर जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, यहाँ पर जैसे ही ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बनते ही ये कार्बन sp2 कार्बन हो जाएगा। sp2 को चाहिए होता है 120, और 120 यहाँ पे ब्रिज कार्बन पे 120 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन होने लग जाता है। तो एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये वाला अल्फा हाइड्रोजन में काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पार्टिसिपेट करने से स्टेबिलिटी की जगह अनस्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, इससे जुड़ा हुआ केवल ये दोनों, एक ये। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे बजाय 3 के। ठीक है, तो बजाय 3 के यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे। ये बात हमारी समझ में आ चुकी है। तो क्यू वाला देखिए, क्यू वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और आर वाला इसके बाद आ जाएगा, पी वाला सबसे कम आ जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे, कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस उठ रहा होगा, कई बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि सर क्यू तो हमारी समझ, पी लीस्ट स्टेबल होगा ये समझ में आ चुका है, क्यू में 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे ये समझ में आ चुका है, तो सर इसमें भी 2 थे और आर में भी 2 थे, क्यू में भी 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, अल्फा हाइड्रोजन आर में भी 2 थे,
फिर आपने इन दोनों को बराबर क्यों नहीं किया? Q वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों हो गया, R वाला इससे लीस्ट क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ बच्चों, ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, डबल बॉन्ड को इधर देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनते ही ब्रिज कार्बन पे sp2 आ जाएगा, यानी ये 2 अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन के कारण कौन सा? Q वाला। R वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर इसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसके बाद ये वाला स्टेबल होगा, और P वाला सबसे लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे P वाला सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे उसमें कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का आपका P वाला था, P वाला कुछ इस तरीके से था आपका, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये सबसे लीस्ट, फिर यहाँ पे आ गया तो ये उसके बाद, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। शायद ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो मैं एक बार और डायरेक्ट क्वेश्चंस कंसेप्ट मैंने बता दिया है, डायरेक्ट मैं उसी क्वेश्चन को करा देता हूँ। ये था आपका P वाला, P, ये था आपका Q वाला, और ये था आपका R वाला। देखो यहाँ पे तो सीधे इस पे sp2 आ गया, तो ये एंगल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल, P सबसे कम। फिर Q वाले में यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं करेगा, मैं बता चुका हूँ 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे Q वाला सबसे ज़्यादा, और R वाले में अल्फा हाइड्रोजन भले यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 अल्फा हाइड्रोजन भले हैं, पर पार्टिसिपेट एक भी नहीं करेगा। पार्टिसिपेट एक भी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे आगे भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा sp2 के कारण एंगल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबिलिटी। तो Q सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण Q स्टेबल, फिर R वाला, और फिर से सबसे लीस्ट P वाला। ठीक हो गया, ये बात शायद समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं आपको स्टेबिलिटी इन्हीं में कंपेयर कराने के लिए दूं, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये होगा P। अगर मैं आपको इस तरीके से दूं, यहाँ पे पॉजिटिव ये Q, और यहाँ पे पॉजिटिव ये R हो जाए, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये sp2 हो गया, ये सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम यही हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम यही हो जाएगा। दूसरे यहाँ पर पॉजिटिव आ रखा है, सबसे कम ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा Q वाला क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेन ऊपर की तरफ खुल गया है। जैसे 2 कार्बन आएंगे, एक कार्बन के कारण एंगल थोड़ा कम रहेगा, 2 कार्बन के कारण एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, तो एंगल बढ़ने से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एंगल स्ट्रेन था ना, स्ट्रेन जैसे ही कम होगा तो Q थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, और R वाले में क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे, तो R वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। अगली बात आप लोगों से करूं मैं, तो अगर आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड रख लूं, इसको मैं A ले लेता हूं, यहाँ पे मैं B ले लेता हूं, ये डबल बॉन्ड है, हाँ ये डबल बॉन्ड, इसका ध्यान रखना। तीसरा मैं आप लोगों के पास ये ले लेता हूं, और चौथा मैं आप लोगों के पास ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इनको? देखिए
इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो था ही, जो बना ही रहे थे हम, ये कुछ ये है, दूसरा कुछ बी वाला कुछ ये है, ये है बी वाला कुछ, सी वाला कुछ आपका सी वाला कुछ आपका ये है, ये ठीक है। और डी वाला आपका कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा। इधर CH3 हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। तो देखो बेटा, पहले तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे sp2 भी है, तो A वाला तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। देखो ये sp2 ही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्ट्रेन खुल गया, स्ट्रेन कम होगा क्योंकि डबल बॉन्ड, 2 रिंग आ चुके ना, 2 कार्बन आ चुके हैं, तो स्ट्रेन थोड़ा कम होगा, ये खुलेगा तो स्ट्रेन थोड़ा कम होगा। तो ये वाला बी वाला थोड़ा इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। सी वाले में क्या है, सी वाले में ये sp3 है, देखो sp3 आ गया। sp2 वाले तो अनस्टेबल, ब्रिज कार्बन sp2 होंगे तो अनस्टेबल ही होंगे। अब यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो 1 और 2 में से बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ए वाला कम होगा, क्योंकि बी वाले में थोड़ा स्ट्रेन ऊपर की साइड में खुलेगा। सी वाले में समझते हैं, सी वाले में डबल बॉन्ड आ चुका है और डी वाले में भी डबल बॉन्ड आ चुका है इधर साइड में, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, एक ये वाला कार्बन है, ये वाला, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन एक ये वाला है। अब मैंने बता चुका हूँ आपको कि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड ये इधर हाइपर कॉन्जुगेशन इधर करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए बनेगा नहीं। तो यहाँ पे ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो होगा क्या, देखिए ये वाले दोनों हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो ये वाला भी इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ ये वाला भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ड्यू टू 3 अल्फा हाइड्रोजन तो आपका डी वाला सबसे ज़्यादा, फिर सी वाला, फिर बी वाला, DCBA, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? आपकी समझ में आ चुकी है? देखिए, अगर मैं थोड़ी सी चर्चाओं को और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से ब्रिज कंपाउंड को ले लूँ, देखिए नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज कर दूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूं, तो बेटा मैंने आपको नेगेटिव पाई रेजोनेंस बताया था, नेगेटिव पाई रेजोनेंस समझाया था। आप लोग इन दोनों में आप लोग पुराने लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या आंसर देना है। आप लोग कहेंगे कि सर ये लोकलाइज्ड है, यानी ये कहीं नहीं जाएगा, और इसके सामने बी वाले में नेगेटिव के सामने पाई बॉन्ड आ चुका है, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड। तो बेटा होगा क्या, आप लोगों को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये डीलोकलाइज्ड होगा तो यहाँ पे फिर से sp2 बनेगा, फिर से अनस्टेबल होगा तो ये कभी बनेगा ही नहीं। मतलब इन दोनों के ही केस में नेगेटिव चार्ज, इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल, कि यहाँ पे इन दोनों के केस में ही नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड नहीं होता है, लोकलाइज्ड होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ए में तो लोकलाइज्ड है ही, बी में आप डीलोकलाइज्ड बोल सकते थे नेगेटिव पाई बॉन्ड के रेजोनेंस के चलते, मगर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। पाई बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो ब्रिज कार्बन आपका sp2 हो जाएगा, और sp2 के होते ही, ब्रिज कार्बन के sp2 होते ही एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, और एंगल स्ट्रेन के बढ़ने से इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ही रखना है, या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ही रहता है। अब मैं अगर आपको एक और बात बताऊँ,
एक और चर्चाएं हम इसी से रिलेटेड करें तो हम लोग क्या कहते थे, हम लोग क्या ही कहते थे, देखो हम लोग कहते थे कि यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी मैं डबल बॉन्ड ओ रख दूँ, डबल बॉन्ड ओ रख दूँ, तो होगा क्या, ये इधर रेजोनेंस करेगा, इधर रेजोनेंस, एक बार रेजोनेंस हो रहा है, वन टाइम रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा, टू टाइम रेजोनेंस हो रहा है, टू टाइम रेजोनेंस हो रहा है, और टू टाइम रेजोनेंस होगा तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ए से बी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मगर 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 होगा क्या, अगर मैं आपके सामने एक और कंपाउंड को लूँ, एक और कंपाउंड को लूँ, यहाँ पे मैंने ब्रिज लगा दिया है, और कुछ मैं इस तरीके से दूसरे कंपाउंड को ले लूँ, इस तरीके से मैं दूसरे कंपाउंड को आप सबके सामने ले लूँ, दूसरे कंपाउंड को मैंने ले ही लिया। देखो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखिए। पहले वाले को मैं इधर बना लेता हूँ, ब्रिज है, देखो ब्रिज दिख गया हमको, ब्रिज दिख गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख गया, और यहाँ पे नेगेटिव भी दिख गया, हाँ दिख गया, बिल्कुल दिख गया। बी वाले को ए वाला और बी वाले को मैं दूसरे को यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ कुछ मैं बना रहा हूँ, यहाँ में ब्रिज होगा, ब्रिज पर नेगेटिव चार्ज रख लिया, और इधर रख लिया डबल बॉन्ड। देखो इसको चाहे ऐसे कर लो, कई बच्चों का दिमाग ही खराब हो जाएगा वरना। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये है कुछ इस तरीके से। अब देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस वाले के पहला वाला ये देखो इधर वाला, इस वाले के अकॉर्डिंग इधर वाला भी, इसमें ऐसे बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं कि सर यहाँ पे एक टाइम रेजोनेंस, वन टाइम, देखो गलती कहाँ करते हैं, वन टाइम रेजोनेंस, और यहाँ पे सर यहाँ पे इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, टू टाइम रेजोनेंस। तो बी वाले को ज़्यादा स्टेबल बता देते हैं ए से, जबकि ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पे, ब्रिज कार्बन पे, और ब्रिज कार्बन पे ये तो ना तो इधर डिलोकलाइज कर पाएगा और ना ही इधर डिलोकलाइज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डिलोकलाइज करते ही डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड आया तो sp2 हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, एंगल स्ट्रेन के बढ़ते ही वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा, यानी नो रेजोनेंस। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा, इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, इधर डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज, हाँ ये ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, एक जगह पे एक भी बार रेजोनेंस नहीं है, और एक जगह पे एक बार रेजोनेंस है। तो यहाँ पर ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी वाले से। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो मैंने कंपाउंड बनाया था, ये वाला चलो सेम ही बना देता हूँ, वरना बच्चे कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं। ए वाला और बी वाला नेगेटिव था, इधर डबल बॉन्ड, और सर यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं दिखाना, ठीक है, बता चुका हूँ, ये रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बी वाले से। क्या आपकी इतनी कंडीशनें समझ में आ चुकी हैं? तो आपको अगर मैं एक लास्ट बात पूछूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन आ जाएगा, और मैं यहाँ पे लोन पेयर रख दूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दूँ चाहे, और इसको मैं ए ले लेता हूँ, और बी मैं कुछ इधर ले लूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन रख दूँ, यहाँ पे ये बॉन्ड,
यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे ब्रिज बना दूँ तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन देखिए स्टेरिक नंबर मेथड सिग्मा कितने लोन पेयर कितने, लोन पेयर 1 सिग्मा 3, तो sp3 होगा। और ये लोन पेयर जो होंगे लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे, ये बता चुके हैं, ये चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। ये लोन पेयर के सामने डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे ये कर सकता था पर नहीं करेगा, बता चुका हूँ। ये लोन पेयर भी यहाँ पे लोकलाइज्ड होगा, ये लोन पेयर भी यहाँ पे लोकलाइज्ड होगा, डिलोकलाइज नहीं होगा। ये बात हम लोग डिस्कशन का पार्ट इसको बना चुके हैं कि ये लोन पेयर आखिर क्यों ये लोन पेयर क्यों आखिर ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड नहीं होगा, क्यों आखिर ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज़ इतनी बातें अगर समझ में आई हैं, आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, तो इसको यूट्यूब में हमारा साथ देने वाले स्टूडेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी ठोकें। 5000 लाइक महाकाल की कृपा से, चलिए छोड़िए 5000 अभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग 50 भी ले लाएं, हम लोग 50 भी पा जाएं, यही बहुत है। लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद, थैंक यू। माय नेम इज़ शुभम सुंद्रियाल, जी हाँ सुंद्रियाल जी, ठीक है, ये है। धन्यवाद।